हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता से जुड़े हुए टॉप 40 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पार्ट 2 लिखा हुआ है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है। चूँकि पार्ट 1 में हमने पर्टिकुलर गुप्ता पीरियड से जुड़े हुए संबंधित जो प्रश्न आयोग के द्वारा किए गए थे, हमने उन प्रश्नों को देखा था। उन प्रश्नों से संबंधित जितनी भी व्याख्याएं थी हमने उनको देखा था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको एक एक प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके उस प्रश्न से संबंधित जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने की पूरी कोशिश की थी। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और पार्ट 2 में हम गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता यानी कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित जो आयोग के द्वारा अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों को देखेंगे और एक एक प्रश्न को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका ये चैप्टर रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती आई हूँ, मैं प्रश्न करती हुई चलूँगी, पढ़ती हुई चलूँगी और आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलना और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में ये देखते हुए चलना कि ये प्रश्न जो कि बोर्ड पे है वो किस आयोग के द्वारा और किस ईयर में पूछा गया था, आप साथ में ये भी देखते हुए चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था। फ्रेंड, जैसा कि गुप्त शासकों के बारे में हमने देखा और गुप्त शासक में चंद्रगुप्त देखिए 2 शासक थे। एक चंद्रगुप्त प्रथम थे जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं, और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे और ये 9 रत्न जो थे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे, जिसमें से कि इसमें पूछ रहा है कि जो फलित ज्योति से संबंधित जो थे वो कौन थे। तो देखिए विकल्प क्या है, वरुचि, शंकु, छपड़क, अमर सिंह। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे, उसमें जो फलित ज्योति से संबंधित जो थे वो थे आपके छपड़क, ठीक है। छपड़क जो थे वो फलित ज्योति से संबंधित थे। बात करें अन्य विकल्पों की, तो अन्य विकल्पों में देखिए वरुचि जो थे वो आपके व्याकरण से संबंधित थे, शंकु जो थे वो आपके वास्तुकार थे, और अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश की रचना की। कोश यानी कि जो शब्दा जिसमें एक डिक्शनरी, ठीक है, तो संस्कृत की डिक्शनरी थी जिन्होंने जिसका नाम क्या था, अमर कोश। तो अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की, ठीक है। अन्य भी थे, और भी 9 रत्न थे, जिसमें से अगर बात करें तो हम बैताल भट्ट जो कि एक जादूगर थे, और आपका धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। तो ये 9 रत्न थे, आपको पता होना चाहिए, 9 रत्नों के बारे में पता होना चाहिए और उनसे संबंधित जो क्षेत्र थे और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कालिदास किसके शासनकाल में थे। देखिए फिर से उन्हीं से संबंधित प्रश्न आ गया कि कालिदास, ठीक है, जिन्हें हम भारत का शेक्सपियर के भी नाम से इनको हम संबोधित करते हैं, ठीक है, कालिदास को। और इनकी बहुत सारी रचनाएं थी, जैसे कि आपका मालविकानमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की पहली ऐसी रचना है जिसका किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। और इनका जो रघुवंशम और भी सारी रचनाएं इन्होंने किया था, जैसे कुमार संभव, रघुवंश, है ना, ये सब विभिन्न रचनाएं इन्होंने किया था। तो ये किसके शासनकाल में थे, समुद्रगुप्त के, अशोक महान के, चंद्रगुप्त प्रथम के, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो जो कालिदास की बात करें तो ये देखा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी सारी रचनाएं, इनके नाटक जो हैं आपको याद होने चाहिए। और खासकर हमने बताया ना कि अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका किसी विदेशी भाषा में सबसे पहला जो नाटक था किसी विदेशी भाषा में जिसका अनुवाद किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ठीक है। इन्होंने किसने इसमें से सबसे पहली बार बताया था कि जो सूर्योदय होता है और जो सूर्यास्त होता है वो पृथ्वी के अपने धुरी पे घूमने के कारण होता है। ये बात किसने सबसे पहले बात कही, तो आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त,
या फिर वरामिहिर। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या है, आर्यभट्ट। इन्होंने ही सबसे पहले, आर्यभट्ट ने ये बताया कि जो पृथ्वी है वो अपने धुरी पे घूमती है और उसी के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता था। और जो कि इसके पहले की जो धारणाएं थी वो ये थी कि पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है। और इन्होंने ही, आर्यभट्ट के ही द्वारा जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की भी जो संकल्पना थी इन्होंने बताई, आर्यभट्ट जो सिद्धांत। और ये एक देखा जाए तो इन्हीं सब के कारण जो है हमारा गुप्त जो काल है वो स्वर्ण काल का कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में हमें काफ़ी व्यापक जो है विस्तार देखने को, जो विकास देखने को मिलता है गुप्त काल में देखने को मिलता है ना। बात करें वारामिहिर, ये भी गणितज्ञ थे, है ना। तो ये सब जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं। और भास्कराचार्य जो थे ये भी गणितज्ञ थे, इनके द्वारा देखा जाए लीलावती नामक जो गणित का ग्रंथ था, लीलावती हो गया, सिद्धांत शिरोमणि, इन सब रचनाएं इन्होंने किया था। तो बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे गुप्त काल में और इनके द्वारा बहुत सारे जो विकास किए गए थे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं पृथ्वी का जो अपनी धुरी पर घूमने का जो सिद्धांत बताया था उन्होंने आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है फ्रेंड, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, और बताया गया था ना सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गया था वो गुप्त काल में जारी किया गया था। और सबसे जो पहली बार जो किस शासकों के द्वारा स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी वो हिंद वंश शासकों के द्वारा। और सर्वाधिक जो शुद्ध सोने की स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी वो कुषाणों के द्वारा। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो जारी गई थी वो गुप्त काल में जारी किया गया था। तो देखा जाए जो सबसे जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था, कौड़ी, दिनार, निष्क, पड़। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, वो है आपका दिनार जो होता था उसे कहा जाता था, वो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी। और जो सबसे पहले जो जारी किया था वो देखा जाए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा एक मुद्रा जारी की गई थी, जो विवाह प्रकार की मुद्रा थी या जो राजा रानी प्रकार की मुद्रा थी वो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी। और चूंकि उन्होंने कुमार देवी से, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, उनसे विवाह किया था, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने मुद्रा जारी किया था और ये जो मुद्रा थी वो दिनार कही जाती थी। और आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि जो चांदी की मुद्रा थी उसको किस नाम से जाना जाता था, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। देखिए फ्रेंड, कौड़ी की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे जब फाहियान आता है तो उससे भी ये बात जो उल्लेख करता है भारत के बारे में, उस समय की जो सामाजिक स्थिति के बारे में, तो वो बताता है कि यहाँ पे कौड़ियों से भी क्या किया जाता था, वस्तु विनिमय वगैरह, यानी कि कौड़ी भी जो थे वो भी आदान प्रदान की आदान प्रदान का एक माध्यम हुआ करती थी, कौड़ियों से भी किया जाता था। निष्क फ्रेंड, निष्क की बात करें तो ये ऋग वैदिक काल में एक आभूषण, गले का आभूषण हुआ करता था सोने का। और जब उत्तर वैदिक काल में आ जाते तो ये भी क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के जो एक आधार हुआ करता था, इससे भी तो ये भी एक मुद्रा के रूप में रिस्क हो जाता था उत्तर वैदिक काल में। पड़ की बात करें फ्रेंड, पड़ जो होता था ये आपका ये भी मुद्रा थी किसके समय की, आपके मौर्य काल के समय की। ठीक है, पड़। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। चलिए, जो अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन फिर से आ गया कि जो रजत मुद्राएं हुआ करती थी उनको किस नाम से जाना जाता था गुप्त काल में, काशार्पण, दिनार, रूपक, निष्क। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, रूपक। ठीक है, रूपक जो थी वो एक चांदी की मुद्रा हुआ करती थी और इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रूपक जो था वो जारी किया गया था। ठीक है, और बात करें अन्य मुद्राओं के, देखिए काशार्पण जो था जिसको हम आहत मुद्रा के भी नाम से जानते थे। ठीक है, पंचमार्क सिक्के उसी को काशार्पण मुद्रा कहा जाता था। दिनार जो था फ्रेंड, दिनार ये था गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था। निष्क के बारे में भी हमने बात किया कि ऋग वैदिक काल में निष्क जो था वो गले का आभूषण हुआ करता था सोने का। फिर उसके बाद ये बाद में आपका मुद्रा के रूप में हो जाता उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। ठीक है, किसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, किस गुप्त शासक ने, वो देखा जाए चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हुआ, जो सबसे पहले जो मुद्रा जारी किया था गुप्त शासक ने वो था चंद्रगुप्त प्रथम। जैसा कि हमने बताया आपको, जो चंद्रगुप्त प्रथम था इन्होंने जो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के उपलक्ष्य में एक मुद्रा जारी किया जो कि एक स्वर्ण मुद्रा थी और उसको किस राजा रानी की मुद्रा के नाम से, विवाह प्रकार की मुद्रा के नाम से उसको हम जानते हैं। बात करें थोड़ा सा और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और ये पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है,
चूँकि हम देखते हैं कि गुप्त वंश का जो शासक है, जो संस्थापक था, वो कौन था? घटोत्कच और श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच ये महाराज की उपाधि धारण किया करते थे। महाराज की उपाधि धारण जो किया जाता वो सामंतों के द्वारा जारी किया जाता, जो सामंतों के द्वारा जो है वो धारण किया जाता था, क्या? महाराज की उपाधि। और इससे ये पता चलता है, इनकी उपाधियों से हमें ये पता चलता है कि ये जो गुप्त शासक थे या ये जो गुप्ता लोग थे, गुप्त लोग वो क्या करते थे? वो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, तो जो श्रीगुप्त और घटोत्कच ये महाराज की उपाधि धारण करते थे, और ये महाराज की उपाधि चूंकि सामंतों के द्वारा धारण की जाती थी, इससे हमें ये पता चलता है कि गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। चंद्रगुप्त प्रथम चूंकि एक वास्तविक संस्थापक था और ये पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और फिर इसने सर्वप्रथम इसी ने सिक्के जारी किए, जो कि राजा रानी प्रकार के सिक्के, आपके विवाह प्रकार के सिक्के, और ये एक स्वर्ण सिक्का हुआ करता था, स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी। ठीक है, चलिए समुद्रगुप्त की बात करें फ्रेंड। समुद्रगुप्त के बारे में भी हमने बात किया था, इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इनको दिखाया गया था, कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ठीक है, स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शोरसेनी। तो जो गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखे गए थे वो उसमें जो स्त्री और शूद्र बोलते थे वो प्राकृतिक बोलते थे। ठीक है, समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे वो संस्कृत बोलते थे, और जो नाटक थे उसमें स्त्री और शूद्र जो थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। सती प्रथा फ्रेंड, इसको हम विधवा दहन के भी नाम से जानते हैं। अगर आपको प्रश्न ये कर दे कि विधवा दहन का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, सती प्रथा ही विधवा दहन है। ठीक है, विधवा थी, उनका दहन करना सती प्रथा। तो देखा जाए इसका जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है? एरड़ से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या फिर सांची से। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एरड़ से। एरड़ का जो अभिलेख है जो कि 510 में हमें प्राप्त हुआ था, एरड़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है जो भानुगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, भानुगुप्त का सेनापति गोपराज युद्ध के दौरान मारा जाता है और उसकी जो पत्नी थी, जो उसकी विधवा थी, वो सती हो जाती है, और इसका उल्लेख हमें एरड़ अभिलेख से मिलता है। एरड़ जो कि मध्य प्रदेश में है, वही हमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। जूनागढ़ अभिलेख फ्रेंड, जूनागढ़ दो लोग का था, एक जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा गुप्त वंश का शासक जो कि स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे हमें क्या पता चलता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई, और साथ ही साथ उनके जो हुड़ों को पराजित करने का साक्ष्य भी हमें जूनागढ़ अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख, जैसा कि अभी बताया, मंदसौर अभिलेख आप देखेंगे यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख रहता है, जो कि गुप्तोत्तर वंश का गुप्तोत्तर काल में देखते हैं, मध्य मालवा वाले क्षेत्र का। सांची आपको पता ही है, सांची जो कि सांची अभिलेख है या सांची स्तूप है, अशोक से संबंधित है। चलिए, गुप्त संवत की स्थापना किसने किया? ठीक है, बहुत सारे संवत थे, विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत हो गया आपका, जिसे मालवा संवत के भी नाम से जानते हैं, शक संवत, ठीक है 75 ईस्वी, मालवा आपका जो है विक्रम संवत, ठीक है 57 ईस्वी पूर्व। चलिए, यहाँ पे जो प्रश्न है वो है गुप्त संवत से संबंधित जो स्थापना है, गुप्त संवत की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? किस गुप्त शासक ने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने। तो देखा जाए हमारा जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की स्थापना की गई, और जिसका समय देखिए क्या है 319 से लेकर के 320 ईस्वी। ठीक है, किसने स्थापना किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। समय देखिए क्या है गुप्त संवत का 319 से लेकर के 320, और ध्यान रखिएगा गुप्त संवत को भी वल्लभी संवत के भी नाम से जानते हैं, कारण ये जो गुजरात के जो वल्लभी के मैत्रक थे उनके भी द्वारा इस संवत का इस्तेमाल किया जाता था, इसी कारण गुप्त संवत को हम वल्लभी संवत के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर प्रश्न है कि वल्लभी संवत का भी समय काल क्या हो गया 319 से लेकर के 320, कारण गुजरात के जो वल्लभी में जो मैत्रक थे उनके भी द्वारा इस संवत का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका समय क्या है 319 से लेकर के 320। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक, उनके पुत्र घटोत्कच हमने ऑलरेडी बताया, इनके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की जाती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में सम्राट दिया है और उनके द्वारा जो उपाधियां धारण की जाती थी यानी कि विरुद्ध जो किया जाता था वो हमें बताना है। तो देखा जाए सम्राट में कौन कौन है, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, और यहाँ पे जो विरुद्ध है वो परक्रमांक, प्रियदर्शनी, क्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो चलिए हम आंसर देखते हैं क्या है। अशोक के द्वारा देखा जाए तो प्रियदर्शी का उपाधि धारण की जाती थी, ठीक है। तो अब एलिमिनेशन मेथड फ्रेंड हमेशा बोलते हैं, देखिए फर्स्ट का सेकंड है यानी कि ए का 2 है, तो देखिए ए पे कौन सा 2 है हम उसी को देखते हैं। तो हमारा आंसर देखिए क्या है, सी मिल गया। हमें इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्लास में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना समय बचाने के लिए एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल किया करिए। तो देखा जाए हमारा ए निकल गया, बी निकल गया, हमारा डी निकल गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है। अशोक ने प्रियदर्शनी की उपाधि धारण करते थे। समुद्रगुप्त की बात करें फ्रेंड, समुद्रगुप्त जो कि परक्रमांक की उपाधि धारण करते थे। पृथ्वी या प्रथम वीर, ठीक है, पृथ्वी के प्रथम वीर धारण है ना, तो ये विभिन्न तरह की उपाधियां ये धारण करते थे समुद्रगुप्त। आप आइए आपके चंद्रगुप्त द्वितीय फ्रेंड विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का रीजन शकों को पराजित करने के कारण ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। चूंकि हम देखेंगे 57 में जो विक्रमादित्य थे जिन्होंने विक्रम संवत जारी किया था, उन्होंने भी शकों को हराने के उपलक्ष्य में, वो चूंकि मालवा के शासक थे, उन्होंने शकों को पराजित किया था 57 ईस्वी पूर्व में। इस कारण से जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जब शकों को पराजित किया था, शक वंश का जो शकों का अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, उनको पराजित किए थे और इन्होंने विक्रमादित्य का इसी कारण उपाधि धारण की थी। चूँकि भारत में अभी तक 14 शासकों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई है और अंतिम जो शासक था वो कौन था, हेमू, ठीक है। हेमू वही जिसको आपका देखा जाए तो युद्ध में किसने हराया था, बैरम खान ने, ठीक है। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था फ्रेंड, हेमू था, और 14 शासकों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया गया था। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो सबसे पारंगत, जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंदगुप्त देखिए क्रमादित्य की उपाधि धारण किया था स्कंदगुप्त ने। इन्हीं के समय में हुड़ों का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आक्रमण देखने को मिलता है। गुप्त काल में सर्वप्रथम जो हुड़ों का आक्रमण होता है वो स्कंदगुप्त के समय में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो नगरों का जो पतन होना शुरू हो जाता है वो किस काल में देखने को मिलता है, गुप्त काल में, प्रतिहार युग में, राष्ट्रकूट में, सातवाहन युग में। तो देखा जाए ये जो हमारा आंसर क्या हो गया, गुप्त काल में हमें क्या मिलता है, नगरों के क्रमिक पतन का हमें दौर देखने को मिलता है। कई महत्वपूर्ण नगर जो थे उनको अपने पतन की तरफ चलने लगते हैं, उनका एक तरीके से विघटन देखने को मिलता है कब, गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, ठीक है। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को, चूंकि ग्राम अनुदान देने का, ग्राम अनुदान दिया, ठीक है, ग्राम गांव को अनुदान दिया था किस वंश के शासकों ने, गुप्त वंश के, पाल वंश ने, राष्ट्रकूट ने, प्रतिहार ने। तो बताइए क्या है आपका आंसर, आंसर बताइए जल्दी से। मंदिरों और ब्राह्मणों को जो सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, गुप्त वंश के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चूंकि हमने बात किया था कि सातवाहनों के द्वारा, ठीक है, जो सातवाहन शासक थे उन्होंने सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने का जो शुरुआत किया, जो प्रथा शुरू की थी वो सातवाहनों के द्वारा शुरू की गई थी। और सर्वाधिक जो भूमि अनुदान दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, गुप्त शासकों के द्वारा। और यही कारण जो सामंतवाद का हमें उदय देखने को मिलता है और जो सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है सामंतवादी व्यवस्था का, वो हमें गुप्तों के समय मिलता है, क्योंकि व्यापक पैमाने पर भूमि अनुदान दिया जाता था। और भूमि अनुदान देने के साथ साथ जो शक्तियाँ भी दी जाती थी ना, ऐसा नहीं था सिर्फ भूमि दे दिया गया था, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ भी दी जाती थी उन्हें, वो काफ़ी अपने क्षेत्र के शक्तिशाली हुआ करते थे। तो इस तरह हमें सामंतवादी व्यवस्था देखने को मिलता है और यही आगे चल के गुप्त काल का विघटन का भी कारण बनता है फ्रेंड, ठीक है। तो जो हमें बात करें यहाँ पे, तो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान दिया जाता है वो कहते हैं गुप्त वंश में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, ठीक है, गोल्डन एरा है ना, जिसे हम क्लासिकल एज के भी नाम से जानते हैं, या भारत का देखा जाए पेरिक्लिन युग, ठीक है। गोल्डन एरा, क्लासिकल एज या फिर भारत का पेरिक्लिन युग किस काल को कहा जाता है,
किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? मौर्य को, सुंग को, गुप्त को, मगध को? तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या है? जो जो स्वर्ण युग है, जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है, वो आपका गुप्त काल को जाना जाता है, गुप्त वंश को जाना जाता है। ठीक है, चूँकि बात करें इस काल को गुप्त स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो ये जो काल है, ये जो समय है, महान सम्राटों का दौर रहता है, और महान सम्राटों के दौर के साथ साथ इन महान सम्राटों के द्वारा जारी की गई जो आर्थिक नीतियाँ, जो धार्मिक नीतियाँ, इन विभिन्न कारणों से इस काल को हम गुप्त स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। चूँकि बात करें आर्थिक नीतियाँ, चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यापार वगैरह का विस्तार देखने को मिलता है। धार्मिक नीतियाँ फ्रेंड, चूँकि इस वंश के जो शासक थे वो धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु माने जाते थे। चूँकि हमने बात किया था कि जो गुप्त वंश था, जो गुप्त काल था, गुप्त वंश के शासक जो थे वो वैष्णव मतानुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, परम भागवत जैसी उपाधि धारण करते थे। उनका जो राज धर्म क्या हुआ था, तो वैष्णव धर्म था, है ना। इनके राज्य का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, गरुड़ था। उसके बावजूद भी इन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति इन्होंने क्या किया, संरक्षण, विभिन्न धर्मों को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया, संरक्षण दिया इन धार्मिक नीतियों के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो कहा कि इस काल को स्वर्ण युग काल कहने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? इस काल ही के दौरान कला और स्थापत्य के क्षेत्र में हमें व्यापक विस्तार देखने को मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक विस्तार देखने को मिलता है। कला स्थापत्य की बात करें फ्रेंड, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए दशावतार के मंदिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और बात करें विज्ञान के क्षेत्र में, हमने ऑलरेडी देखा आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ऐसे गणितज्ञ, ऐसे लोग हुआ करते थे इस दौर में। तो इन विभिन्न क्षेत्रों के कला, स्थापत्य, विज्ञान के जो क्षेत्र में जो विकास हमें देखने को मिलता है, इस कारण हम इस काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग की हम इसको संज्ञा देते हैं, गोल्डन एरा की संज्ञा देते हैं। चूँकि ये प्राचीन भारत का था। मध्य भारत की बात करें, मध्यकाल की बात करें, तो हम शाहजहाँ के समय में स्थापत्य के क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। इस कारण हमें मध्यकाल के भारत में हम शाहजहाँ के काल को हम स्वर्ण काल की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ठीक है, यानी कि स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि किस काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो पुरुषों की स्थिति के बराबर थी, समतुल्य थी, यानी कि एक अच्छी स्थिति मानी जा रही थी। वो देखिए काल क्या था? गुप्त काल, मौर्य काल, चोलों में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, स्त्रियों की स्थिति की जो थी वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलती है, अच्छी स्थिति। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की स्थिति काफ़ी गिरती हुई, गिरावट देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल से लेकर के आज तक फ्रेंड स्त्रियों की जो स्थिति रही है उसमें लगातार चुनौतियां बनती चली आई। स्त्रियों की स्थिति हमेशा गिरती हुई चली आई। आज भी हम उनको उठाने के लिए, उनकी स्थिति को उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा। आज भी हमें उनके प्रति, उनकी स्थिति को लेकर के आज भी समस्याएं बनी हुई है। तो देखा जाए जो स्त्रियों की जो पुरुषों की बराबरी है वो हमें ऋग्वेद के बाद से आज तक नहीं देखने को मिला। ऋग्वेद में उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद से हमें लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? जो भू राजस्व था, जो भूमि से जो प्राप्त आय था, उसका दर क्या था? उपज का चौथा भाग, उपज का छठवां भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधार भाग। ठीक है, आधा भाग। तो देखा जाए जो गुप्त युग में जो भूमि राजस्व की दर थी वो उपज का क्या थी? छठवां भाग, 1/6 भाग लिया जाता था। और जो राजा था वो देखा जब परंपरा अनुसार क्या था, वो भूमि का स्वामी हुआ करता था, और राजा जो था वो उपज का छठवां भाग लिया करता था। क्योंकि बात करें परंपरा अनुसार, ठीक है, वास्तविक रूप से जो है ना, जो इतना ज़्यादा भूमि दान दिया जाता था, और उन भूमि के साथ जो शक्तियाँ दी जाती थी, लाइक आर्थिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, और ये जो सामंत थे, ये जो सामंतवादी व्यवस्था जो देखने को मिल रही थी, ये जो सामंत ये काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। इसीलिए हम कहते हैं ना कि इनमें राजा के अधीन राजा, एक प्रमुख राजा हुआ करता था, और उसके बाद हमें कई अन्य राजा देखने को मिलते थे, ठीक है, उनके अधीन। तो राजा जो था वो परंपरागत रूप से तो भूमि का स्वामी होता था, और वो उपज का क्या करता था, उपज का छठवां भाग जो है वो भूमि करके रूप में लिया करता था। ठीक है,
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, उसी क्वेश्चन से संबंधित है। हिंदू विधि द्वारा जो मान्य कर था वो उपज का आधा भाग था, उपज का छठवां भाग था, उपज का 1/3 भाग था, या उपज का 1/4 भाग था। तो देखिए 1/4 भाग था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, उपज का छठवां भाग। ठीक है, वो भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। उपज का ये भी ध्यान रखिएगा, जितना उत्पादन हो रहा है उसका छठवां भाग राजा जो है कर के रूप में लिया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याप, ठीक है, कुलियावाप और द्रौड़वाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं। देखिए कुछ शब्दावली दिया है, उस शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि जो भारत के इतिहास के संदर्भ में जो कुलियावाप है और द्रौड़वाप है वो किस चीज़ को निर्दिष्ट करते हैं, उसका क्या तात्पर्य है। तो वो देखिए भूमाप है, यानी कि भूमि का मापन है, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के हैं, नगर की भूमि का वर्गीकरण है, या फिर धार्मिक अनुष्ठान है। ये देखिए इसी साल ये क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर IAS प्री 2020 में ये क्वेश्चन आया था। तो जो कुलियावाप है और द्रौड़वाप है वो क्या है, वो भूमाप है, यानी कि भूमि का जो माप होता था उसी को कुलियावाप और द्रौड़वाप कहा जाता था। बहुत गुप्त काल के दौरान देखेंगे बहुत सारे भूमि माप हुआ करते थे, ठीक है, भूमि के माप हुआ करते थे, जिसमें से बात करें जो पाटक होता था फ्रेंड, पाटक जो था वो भूमि का सबसे बड़ा माप था, ठीक है, सबसे बड़ा माप क्या था, पाटक था। और बात करें अंगुल, ठीक है, अंगुल जो था वो भूमि का सबसे छोटा माप था, ठीक है, जो सबसे छोटा भूमि माप था वो अंगुल था, और जो सबसे बड़ा भूमि माप था वो पाटक था। अन्य माप में देखा जाए कुलियावाप था, द्रौड़वाप था, और भी कई माप थे। और ये जो भूमि मापने का जो कार्य करता था, या जो भूमि मापने का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, क्षेत्रकर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रकर, ठीक है, क्षेत्रकर किसको कहा जाता था फ्रेंड, जो भूमि मापने का अधिकारी होता था उसको क्षेत्रकर कहा जाता था। और पाटक जो होता था वो भूमि का सबसे बड़ा, जो भूमि माप का सबसे बड़ा होता था, और अंगुल जो होता था वो सबसे छोटा भूमि माप होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था, ठीक है, अपृहत। फ्रेंड जैसा कि हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिंह थे, अमर सिंह ने अमरकोश की रचना किया, और इस अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, ठीक है। कितने प्रकार की भूमि का, 12 प्रकार की भूमि का। और ये 12 प्रकार की जो भूमि हुआ करती थी उसमें देखा जाए, जो 12 प्रकार की भूमि देखा जाए तो आपका उर्वर भूमि, ऊसर भूमि जो कि बंजर भूमि हुआ करती थी, और आपका मरुभूमि जो मरुस्थल टाइप की भूमि हुआ करती थी, और सदगल भूमि जो कि घास भूमि थी, पंकी भूमि यानी कि जो पंक यानी कि कीचड़ वाली भूमि, और देवमातृक भूमि जो कि वर्षा से द्वारा जो ऋतु हुआ, जो वर्षा की ऋतु यानी कि वर्षा के पानी से जिस भूमि पे कृषि होती थी उसको देवमातृक भूमि कहते थे। नदी मातृक भूमि जो नदी के जल से जिस भूमि पर कृषि की जाती थी उसको नदी मातृक भूमि कहते थे। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की यानी कि 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है किसमें, अमरकोश में। और यहीं पे वो प्रश्न आया है कि भूमि को जो अपृहत प्रकार की भूमि थी वो किस प्रकार की भूमि थी, वो क्या थी, बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, या फिर जोती हुई भूमि। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था, अपृहत भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी अन्य भूमियों को भी आप देख लेना, ठीक, उससे भी संबंधित प्रश्न आता है। फ्रेंड बार बार मैं आपसे कहती हूँ अगर आपने क्लास नहीं किया है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास जो है कराई गई है डिकोड प्लेटफॉर्म पे, आप उस क्लास को ज्वाइन करो, आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। क्योंकि फ्रेंड आयोग जो है ना अपने नेचर को इतना फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है, प्रश्नों के स्वभाव को इतना फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आयोग और भी तरह से प्रश्न कर सकता है तो आप उन प्रश्नों को कैसे टैकल करें। इसके लिए आपको आपके क्लास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लास नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, यानी कि ऐसी कृषि भूमि जिससे कर नहीं लिया जाता था वो भूमि किसे प्रदान की जाती थी। प्रश्न ये है, किसे, सेना अधिकारियों को,
सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। तो हमारा आंसर क्या है, कर रहित जो कृषि भूमि प्रदान की जाती थी वो ब्राह्मणों को प्रदान किया जाता था। और बात करें ब्राह्मणों की फ्रेंड, तो ये जो ब्राह्मण हुए थे इनके भरण पोषण हेतु जो कर रहित भूमि, जो ब्राह्मणों को जो भरण पोषण के लिए जो भूमि प्रदान की जाती थी, जो कि कर मुक्त भूमि होती थी, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव कहा जाता था। और इसकी जो हमें इन सब के बारे में जो हमें वर्णन मिलता है वो देखा जाए तो बृहस्पति स्मृति से हमें इनके बारे में व्याख्याएं मिलती है। अगर आपसे पूछे कि इन सब बातों का जो वर्णन हमें मिलता है, जो कर रहित कृषि भूमि प्रदान जो वर्णन है वो हमें बृहस्पति स्मृति से मिलता है और इसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेव भूमि। बाद में देखा जाए तो बाद में अन्य को भी जो भूमि अनुदान दिया जाता था, सैन्य अधिकारियों को भी देने दिया जाता था, विस्तार किया जाएगा। फिलहाल तो हमें ये देखना कर रही थी जो भूमि दी जाती थी वो किसे दी जाती थी, वो हमें ब्राह्मणों को दी जाती थी, इसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेव। चलिए, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। ठीक है, कई तरह के सिंचाई कर कई तरह के कर लगाए जाते थे, जिसमें से बात करें तो जो सिंचाई कर था वो उसे क्या कहा जाता था, गुप्त काल में जो सिंचाई कर था उसे क्या कहा जाता था, विदक, मागम, हिरण्य, उदरंग, उपरनिका। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, जो सिंचाई कर था उसे कहा जाता था विदक मागम। ठीक है, विदक मागम एक सिंचाई कर होता था। अन्य शब्दावलियों को भी देख लें। हिरण्य जो था फ्रेंड वो मौर्य काल में दिया जाने वाला नगद कर था। नगद के रूप में जो कर दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, हिरण कहा जाता था, है ना। देखिए कई तरह से हम अनाज के रूप में भी कर देते थे, हम नगद रूप में कर देते थे, तो जो नगद रूप में कर दिया जाता तो उसको हिरण्य कहा जाता था। अन्य शब्दावलियां देखा जाए, उदरंग जो था और उपरनिका था, ये भी गुप्तकालीन कर हुआ करता था। उदरंग जो था फ्रेंड ये अस्थाई किसानों पे लगाए जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, जो अस्थाई किसान होते थे उन पे जो कर लगाया जाता था, जो भूमि कर लगाया जाता था वो उदरंग था। उपरनिका जो था वो अस्थाई किसानों के ऊपर जो लगाए जाने वाला भूमि कर था उसको उपरनिका कहते थे। तो देखिए तीन शब्दावली जो गुप्त काल से संबंधित थे, वो एक विदक गामन थी जो कि सिंचाई कर था, उदरंग जो कि अस्थाई किसानों के ऊपर लगाए जाने वाला भूमि कर था, उपरनिका जो कि अस्थाई किसानों के ऊपर लगाए जाने वाला भूमि कर था, हिरण एक मौर्य काल का कर था जो कि एक नगद रूप में लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल फ्रेंड तेलंगाना में है और वारंगल देखिए किस कारण प्रसिद्ध था तीसरी शताब्दी में, तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र या उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, जो तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था वो लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। और वारंगल कहाँ पे फ्रेंड, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तोड़माड़ किस जातीय दल का था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तोड़माड़। ठीक है, तोड़माड़ किस जातीय दल का था, सीथियन, हुड़, यूची, शक। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, तोड़माड़ एक हुड़ था फ्रेंड। चूंकि हुड़ों का आक्रमण सबसे पहले हमें 455 ईस्वी के समय देखने को मिलता है स्कंदगुप्त के समय में, जिसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से और साथ ही स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हमें प्राप्त भीतरी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में होता है और हुड़ों को उसने पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। उसके बाद देखा जाए जो तोड़माड़ था उसने लगभग 500 ईस्वी के समय में आक्रमण किया था भारत पर, हुड़ आक्रमण, और वो मालवा का स्वतंत्र शासक अपने आप को बनता है, स्थापित करता है। और ये तोड़माड़ जो था वो क्या था, हुड़ था। बात करें अन्य विकल्पों की तो सीथियन ही फ्रेंड जो शक थे वही सीथियन थे। और यूची फ्रेंड, यूची कबीला जो थे वो देखा जाए इन्हीं यूची कबीला जो थे उनके बारे में बात करें तो ये जो यूची थे जिनको तोचारी या तोखारी कबीला के भी नाम से जानते थे, इन्हीं से संबंधित ये जो कुषाण थे ये इसी यूची कबीला से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड उसी क्वेश्चन से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया। मिहिर कुल फ्रेंड जो था वो आपका ये जो तोड़माड़ जो शासक था उसी का ये पुत्र था। ठीक है, उसका ये पुत्र मिहिर कुल है। और मिहिर कुल को किसने पराजित किया था, तो देखा जब बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक, प्रभाकर वर्धन। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हुआ, जो हुड़ शासक था उसको पराजित किसने किया था, मालवा के शासक यशोधर्मन के द्वारा मिहिर कुल पराजित किया था।
बात करें सबसे पहले जो मिहिर कुल को पराजित किया था वो मगध के शासक थे, जिनका क्या नाम था, उनके बारे में बात करें तो जो मगध के शासक थे उनके द्वारा इनको पराजित किया गया था और उनका नाम था नरसिंह गुप्त बालादित्य। नरसिंह गुप्त बालादित्य के द्वारा सबसे पहले मिहिर कुल पराजित किया गया था। फिर उसके बाद जो ये मालवा के शासक जो हैं जिनका नाम यशोधर्मन है, इनके द्वारा मिहिर कुल पराजित किया गया था। और इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो यशोधर्मन का जो अभिलेख है जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख या फिर मंदसौर प्रशस्ति, जिसकी रचना देखिए किसने किया था, वासुल ने। ठीक है, वासुल के द्वारा मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई थी और उसी से हमें जानकारी मिलती है कि यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। और बात करें मिहिर कुल की फ्रेंड, तो मिहिर कुल के बारे में जो हमें मंदसौर अभिलेख से जो जानकारी मिलती है कि मिहिर कुल जो था वो शैव धर्म का उपासक था, शैव धर्म को मानने वाला था। और इन्होंने ही यानी कि हुड़ों के द्वारा जो हम लोग नारा देते हैं ना, हर हर महादेव, तो हर हर महादेव का जो नारा दिया गया था सर्वप्रथम वो हुड़ों के द्वारा दिया गया था, ऐसा माना जाता है। और इसकी जानकारी किससे मिलती है हमें, मंदसौर प्रशस्ति जो कि वासुल के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख है वो किसका है, यशोधर्मन का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मिहिर कुल को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, वो मगध के शासक थे नरसिंह गुप्त बालादित्य और फिर उसके बाद मालवा के शासक यशोधर्मन के द्वारा मिहिर कुल को पराजित किया गया था। मिहिर कुल किसका पुत्र था, ठीक है, इसी अभी हमने देखा था ना जो तोड़माड़ का ही पुत्र था मिहिर कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए शशांक फ्रेंड, शशांक आपको पता है जिसने बौद्ध वृक्ष को काटा था। ठीक है, गौड़ वंश का शासक था बंगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया कौन था, बताइए। चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वो था युआनचोंग, फाहियान, सुंगयुंग या फिर आइजिंग। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो गया, बताइए जल्दी से आंसर क्या हुआ, किसने किया था, वो क्या था, सुंगयुन। ठीक है, सुंगयुन ने क्या किया था, भारत का दर्शन किया था। लगभग माना जाता है इसका समय 518 माना जाता है, कभी कभी विकल्पों में 515 से लेकर के 520 दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। युंग सुंग ने 518 में भारत का दर्शन किया था। फाहियान फ्रेंड चंद्रगुप्त प्रथम के देखा जाए तो चंद्रगुप्त के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान जो भारत में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन दिए हैं और हमें उन कथनों में से देखना है कौन सा कथन सही है। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल सही बात है। देवी अधिकारों से अपने आप को देवी मतलब देवी उत्पत्ति का सिद्धांत गुप्त सम्राट रखते थे। तो देवी अधिकारों का दावा कि उनके पास देवी शक्तियां हैं, देवी अधिकार हैं, ऐसा दावा गुप्त सम्राट करते थे स्वयं के लिए, बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। फ्रेंड ये जो कथन है वो गलत है। कारण क्या है फ्रेंड इसका गलत होने का, जैसे कि हमने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान दिया जाता था और भूमि अनुदान के साथ ही साथ ये जो सामंत थे यानी कि सामंतवादी व्यवस्था का हमें व्यापक स्तर पर विकास देखने को मिलता है गुप्त काल में। और इन सामंतों को ना सिर्फ भूमि दान दिया जाता था, इस भूमि दान के साथ साथ क्या किया जाता था, बहुत सारी शक्तियां दी जाती थी। अपने क्षेत्र के स्वतंत्र शासक होते थे, स्वायत्तता इनको इतनी ज़्यादा इनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, बहुत ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की जाती थी कि ये एक तरीके से अपने क्षेत्र के राजा की तरह व्यवहार करते थे। इनको देखा जब प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की जाती थी, आर्थिक शक्तियाँ प्रदान की जाती थी, जिसके अंतर्गत ये सामंत गांव से भू राजस्व जो प्राप्त करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये सैनिक शक्तियां इनको प्रदान की जाती थी, इनके पास सैनिक शक्तियां हुआ करती थी। तो विभिन्न शक्तियों के कारण देखा जाए तो राजा, मुख्य राजा के अंतर्गत कई राजा हुआ करते थे। तो हमें शक्ति का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है गुप्ता के समय में, इसीलिए हमें नितांत केंद्रीकृत समझो शासन व्यवस्था हमें नहीं देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। तीसरा देखा जाए उन्होंने भूमि अनुदान की परंपरा को विस्तारित किया, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। जैसा कि भूमि अनुदान की जो शुरुआत किया था सातवाहनों ने किया था और इस परंपरा को जो विस्तारित किया था वो किसने किया था, गुप्तों के समय में किया था। क्योंकि पहले भूमि अनुदान जो था ब्राह्मणों को, बौद्धों को दिया जाता था, उसके बाद जब आप गुप्त काल में देखेंगे तो ब्राह्मणों के साथ साथ धार्मिक कार्यों के लिए यानी कि जो मंदिरों को भूमि अनुदान दिया जाता था, ब्राह्मणों को दिया जाता था। बाद में आगे चल के ये सैनिकों को भी वेतन के रूप में भूमि दान देने लगते हैं।
तो इन कारणों से जो भूमि दान परंपरा का विस्तार हमें देखने को मिलता है वो किसमें मिलते हैं, गुप्ता के समय में मिलता है। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सी, यानी कि पहला और तीसरा सही है, परंतु जो हमारा दूसरा है कि नितांत केंद्रीकृत यानी कि केंद्रीकरण हमें देखने को मिलता है, ये गलत है। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हमें विकेंद्रीकरण इनके प्रशासन के समय देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विशिष्ट के यानी कि विष्टि, ठीक है, विशिष्ट, इसको विष्टि बोलेंगे, विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो गुप्त काल में जो भारत में बलात् श्रम, जो कि विष्टि, बलात् श्रम यानी कि बिना बेगार का यानी बिना वेतन के दिया गया जो कार्य कराया जाता है उसको हम बेगार कहते हैं। बिना वेतन यानी कि बिना वेतन के बदले किया गया कार्य बेगार यानी कि बलाश्रम यानी कि विष्टि। ये इसके बारे में पूछ रहा है क्या सही है गुप्त काल के दौरान, तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, ये मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के श्रेष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा कि जो बलात् श्रम होता था वो राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। फ्रेंड, ऐसा माना जाता था कि जो जनता थी वो कभी कभी बिना बेगार के यानी कि बिना वेतन के ही जो राज्य की भूमि पे जो कृषि कार्य करती थी और राज्य उसके बदले में उनको किसी तरह का वेतन नहीं देता था और वो कृषि कार्य एक तरीके से कर के रूप में होता था, उसी को क्या कहा जाता था, बलात् श्रम किया जाता था। कभी कभी दंडात्मक भी होता था, दंड देने के भी रूप में किया जाता था, और कभी कभी अगर आप जैसे कर नहीं दे पा रहे हैं राजा को, चाहे वो नगद रूप में चाहे वो अनाज के रूप में, तो आप राजा की भूमि पर जाकर कृषि कार्य कर लीजिए और वो कृषि कार्य ही कर के रूप में अदा हो गया और उसके बदले में राजा आपको किसी प्रकार का वेतन नहीं देता था। एक तरीके से वही बलात् या विष्टि यानी कि बिना बेगार का बिना वेतन का किया गया कार्य बलात्। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट हमारा कहा जाता है कि शतरंज का खेल, ठीक है, उद्युत हुआ था। शतरंज का खेल कहाँ पे हुआ था, शतरंज, ठीक है, कहाँ पे हुआ था बताइए, जिसे हम चतुरंग के भी नाम से जानते हैं। महाभारत में भी हमने शतरंज का खेल देखा था, ठीक है, शतरंज का खेल चतुरंग। चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में, भारत में। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो गया, शतरंज का खेल का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था भारत में। भारत से ये ईरान जाता है, ईरान से फिर देखेंगे तो आपका यूरोप जाता है। और इसके जो हमें सबसे पहले जो साक्ष्य हम सिंधु सभ्यता से भी देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो से हमें जो बोर्ड मिलता है, पासा मिलता है, लोथल वगैरह से। आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन हमें सिंधु घाटी सभ्यता से हमें यहाँ के साक्ष्य हमें शतरंज के मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में इस खेल का उद्भव हुआ था और यहीं से ईरान, फिर ईरान से होते हुए ये यूरोप पहुँचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। शूद्रक ने एक नाटक लिखा, संस्कृत नाटक, जिसका नाम था मृच्छकटिकम, जो कि एक संस्कृत नाटक है। और इसकी जो विषय वस्तु क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या है ये, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री को प्रेम कथा, एक गणिका की जो पुत्री की होगा यहाँ पे की प्रेम कथा। दूसरा देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों का विजय, जो क्षत्रपों पर जो विजय किया था, बिल्कुल ये इनकरेक्ट है फ्रेंड, ये तो नहीं है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों तथा शौर्यपूर्ण कार्य, ये तो हमने देखा था प्रयाग प्रशस्ति में, इन सब के बारे में हमें देखने को मिलता है। हरिश्चंद्र द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति है उसमें हमें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों व शौर्यपूर्ण कार्य हमें उनमें वर्णन मिलता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। गुप्त राजवंश का एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। हमारा आंसर क्या है, ए है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की जो पुत्री है उसका प्रेम कथा। बात करें मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का तात्पर्य हो गया मिट्टी की गाड़ी, ठीक है, अ क्ले कार्ट, मिट्टी की गाड़ी। और इस मृच्छकटिकम में जो फ्रेंड जो शूद्रक ने जो वर्णन किया है वो एक धनी व्यापारी जिसका नाम चारुदत्त था और चारुदत्ता और एक गणिका जिसका नाम था वसंत सेना, उन्हीं की प्रेम कहानी के बारे में इसमें वर्णन किया गया। और साथ ही साथ मृच्छकटिकम जो फ्रेंड ऐसा पहला नाटक था जिसमें पहली बार किसी राज्य परिवार के स्थान पर जो समाज के मध्यम लोगों को इस
का पात्र बनाया गया था। समझ रहे हैं कि जो मृच्छकटिकम में हमेशा हम नाटकों के बारे में बात करें तो नाटकों में हमेशा जो पात्र बनाया जाता था वह समाज के जो राज परिवार के लोगों को बनाया जाता था, परंतु मृच्छकटिकम ऐसा पहला नाटक है जो राज परिवार के सदस्यों को नहीं बल्कि समाज के जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको इस नाटक का पात्र बनाया गया था। और इसी नाटक में फ्रेंड जो शूद्र थे और जो महिलाएं थी वो प्राकृतिक भाषा बोलती थी, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चंस पहले देखा। ठीक है, तो इसी नाटक में और इसी नाटक से हमें जो गुप्त काल के जो सामाजिक व्यवस्थाओं के भी बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह का वहाँ का समाज हुआ करता था। जो बताया गया है कि ब्राह्मण और जो शूद्र होते थे वो एक ही कुएं से पानी निकाला करते थे। और ये विभिन्न कहानियाँ जो हमें बताई गई हैं वो शूद्रक के नाटक में हमें बताया गया। इसमें बताया गया जो शूद्र और महिलाएं, जैसा कि हमने बताया, प्राकृतिक भाषा बोलती थी। और इसी में हमने ब्राह्मण चारुदत्त और अपना जो वसंत सेना जो कि गणिका थी उनके प्रेम कहानी का भी उल्लेख मिलता है, चूंकि एक नाटक था। और हमने बताया भारत का पहला नाटक कौन सा था फ्रेंड, बताइए भारत का पहला नाटक कौन था? भाष्य द्वारा रचित कौन सा? स्वप्न वासुदत्ता। ठीक है, भारत का पहला नाटक था, क्या नाम है? स्वप्न वासुदत्ता। किसके द्वारा रचित थी? भाष्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? फ्रेंड प्राचीन सांख्य दर्शन, दर्शन जो कि शब्द दर्शन, ठीक है, 6 दर्शन थे। कौन कौन से दर्शन थे, है ना? उसमें से देखा जाए तो जो सांख्य दर्शन का पूछ रहा है, सांख्य दर्शन में सबसे किसका सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का, गौतम का, नागार्जुन का, चारवाक का। तो बताइए आंसर क्या हो गया? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? कपिल मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीनतम दर्शन है फ्रेंड, सांख्य दर्शन, जो कि 6 दर्शन थे, शब्द दर्शन। ठीक है, उसमें सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। और वो 6 दर्शन और कौन कौन से हैं? सांख्य है, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा और आपका उत्तर मीमांसा। ठीक है, चूँकि कपिल मनु का जो सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीनतम दर्शन है। और इस दर्शन का जो आप देखें जो इसकी जो रचना है, इसका जो ग्रंथ है वो बताइए कौन सा है? सांख्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वो क्या हो गया? ईश्वर कृष्ण की जो सांख्यारिका है। ठीक है, सांख्य कारिका किसके द्वारा रचित है? ईश्वर कृष्ण के द्वारा। ठीक है, ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित सांख्यारिका जो है वो सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसमें जो बात करें तो यही बारे में इम्पॉर्टेंट है। और सांख्य दर्शन की बात करें फ्रेंड तो इसमें जो बात किया गया है जगत की उत्पत्ति का, ठीक है, जगत की उत्पत्ति को जो माना गया है वो ईश्वर से न मान करके जगत की उत्पत्ति का कारण जो है वो पुरुष और प्रकृति के संयोग को माना गया। ठीक है, सांख्य दर्शन में। गौतम की बात करें फ्रेंड, गौतम ने आपका न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए चारवाक जो कि भौतिकवाद दर्शन से संबंधित है, चारवाक। ठीक है, उधार लेकर के घी पियो वाली स्थिति। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या थी? देखिए अभी वही बात आ गई जो कपिल मुनि के द्वारा क्या गया था, सांख्य दर्शन के बारे में बात किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है। और न्याय दर्शन फ्रेंड, न्याय दर्शन जैसा कि आप बात करते हैं गौतम के द्वारा। पूर्व मीमांसा जो कि मीमांसा है जैमिनी के द्वारा। उत्तर मीमांसा जो कि उत्तर मीमांसा आपका बद्रायण। ठीक है, बद्रायण के द्वारा उत्तर मीमांसा की बात किया गया था। उत्तर मीमांसा इनके जो बद्रायण प्रतिपादक थे उत्तर मीमांसा के। पूर्व मीमांसा फ्रेंड, पूर्व मीमांसा जो था जो कि मीमांसा जो कि जैमिनी के द्वारा जैमिनी इनके हैं आपके प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट है हमारा भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन, दर्शनों में जो षट दर्शन में सबसे प्राचीनतम दर्शन आपका सांख्य दर्शन, उनके बारे में पूछ रहा है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान जो है वो मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? हमारा आंसर जो है पहला इनकरेक्ट है और दूसरा जो है करेक्ट है। ठीक है, जो सांख्य दर्शन है वो पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। और ये जो मोक्ष को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति को ये मोक्ष का कारण बताते हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपको उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना कि कोई बाह्य प्रभाव
अथवा कारक जो है वो आपको मोक्ष प्राप्त करवाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, बी हो गया, यानी कि 31 का जो है केवल दूसरा सही है, पहला जो है इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक, पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो जो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन से हैं, आपके पतंजलि हैं। और पतंजलि द्वारा देखा जाए तो अष्टांग योग का प्रतिपादन किया गया था, अष्टांग योग पतंजलि के द्वारा, ठीक है। और पतंजलि फ्रेंड किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि, ठीक है। पतंजलि ने ही महाभाष्य की रचना किया था। महाभाष्य यानी कि किस पे टीका है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पे टीका किया गया था। पाणिनि के अष्टाध्याय जो कि एक व्याकरण ग्रंथ था, उस पर टीका किसने किया था, पतंजलि ने। और पतंजलि किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे गौतम फ्रेंड, गौतम जो कि यहाँ पे गौतम की बात करें तो ये न्याय दर्शन के थे। जैमिनी जो थे वो आपकी मीमांसा थे, पूर्व मीमांसा जिसके। और शंकराचार्य जिन्होंने शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की संकल्पना दी थी, अद्वैत वेदांत की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितनी बार ये पूछा गया। यूपी पीसीएस प्री 1997 में, यूपी लोअर में 2002, अगेन देखिए यूपी लोअर 2003 में, फिर यूपी पीसीएस प्री 2007 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दर्शन है ना फ्रेंड, अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दर्शन, चूँकि एक फिलोसफिकल पार्ट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी बच्चे बहुत होते हैं। क्लास करेंगे ना तो चीज़ें आपको अच्छे से और भी समझ में आएंगी। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। अष्टांग योग फ्रेंड जो कि पतंजलि द्वारा योग दर्शन के दौरान अष्टांग योग बताया गया था, 8 योग है, उसमें से कौन सा भाग नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो बताइए। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, अनुस्मृति जो है वो अष्टांग योग का अंश नहीं है। और अष्टांग योग के अंतर्गत देखा जाए तो क्या क्या आता है, यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, धारण, ध्यान, और अंत में क्या है, समाधि। तो ये 8 जो है अष्टांग योग है, जिसके अंतर्गत क्या था, यम नियम, ठीक है, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, और धारण के बाद ध्यान, और फिर अंत में समाधि। तो अनुस्मृति जो है वो अष्टांग योग का भाग नहीं है। और योग के कौन थे, जो थे वो आपके प्रेरता कौन है, पतंजलि। नेक्स्ट है हमारा महाभाष्य के लेखक पतंजलि, समसामयिक थे। देखिए वही अभी मैंने एक्सप्लेन किया, किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, पतंजलि किसके थे, समकालीन, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। इसके हमें धनदेव के जो था अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और उस 2 अश्वमेध के जो पुरोहित थे वो कौन थे, पतंजलि थे। पतंजलि जो कि योग दर्शन के कौन थे, प्रेरता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नव्य न्याय संप्रदाय, यानी कि स्कूल के जो संस्थापक थे कौन थे, नव्य न्याय संप्रदाय के, रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर, उदयन। तो देखा जाए हमारा जो आंसर हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया इसमें फ्रेंड, जो बात करें ना तो नव्य न्याय के जो हम डी और बी और डी दोनों को मानते हैं। यहाँ पे माना जाता है गंगेश के भी द्वारा और उदयन के भी द्वारा जो था नव्य न्याय संप्रदाय का जो संस्थापक के रूप में देखा गया था। क्योंकि इस समय जो आंसर माना गया था वो बी को माना गया था, गंगेश को। लेकिन रिसेंटली जो अभी जो हम आंसर्स देख रहे थे वो उसमें गंगेश को भी और उदयन दोनों को इसका संस्थापक माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। एक बार शरीर चली गई तो वो वापस नहीं आता, यानी कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं ये, और कहते हैं कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, यानी कि उधारी लो और घी पियो, है ना। ये किसने कहा था, और यानी कि पुनर्जन्म निषेध करने वाली ये युक्ति किसकी है, कापिल्य का, ये कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, आजीवकों की, या फिर चारवाक की। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो, चारवाक की। चारवाक जो कि लोकायत, चारवाक के द्वारा, चूँकि भौतिकवादी दर्शन के ये प्रेरता है, भौतिकवादी दर्शन के चारवाक, और इन्हीं का सिद्धांत है फ्रेंड, इन्हीं को लोकायत कहा जाता है। लोकायत यानी कि लोगों से लिया हुआ, ठीक है, इन्हीं लोकायत है ना। और इन्हीं के द्वारा जो दिया गया था
जो बात कही गई थी भौतिकवादी दर्शन की, यानी कि जो लोकायतों के द्वारा, चारवाकों के द्वारा जो पुनर्जन्म को जो निषिद्ध माना जाता है, यानी कि कोई भी पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा ये मानते हैं। इसी जन्म में जो भी कुछ है आपको सुख ले लो, एंजॉय कर लो, है ना, इस टाइप की बातें ये करते हैं। कौन? चारवाक। चलिए, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? यानी कि बात करते हैं ये कि एकमात्र जो प्रमाण है वो क्या है? वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वो कौन बोलता है? जैन, चारवाक, बौद्ध, सांख्य। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? चारवाक, जो कि लोकायत था, सामान्य लोगों से जो प्राप्त किया गया जो विचार है वही लोकायत है, वही चारवाक है। और ये क्या बोलते हैं? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही एकमात्र प्रमाण है जिसको प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कौन बोलता है? ये चारवाक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा सांख्य जो दर्शन है ना, सांख्य दर्शन के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। सांख्य दर्शन जो है वो जैन दर्शन से समानता रखता है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि कौन सा दर्शन जैन दर्शन से समानता रखता है, तो वो सांख्य दर्शन है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन जो है वो जैन दर्शन से समानता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ठीक है, सर्वोच्च मूल्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चारवाक के अनुसार जो सर्वोच्च मूल्य है वो क्या है? काम। ठीक है, काम इनके लिए सर्वोच्च मूल्य है, इसे यही इनका अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, किसका? चारवाकों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो चारवाक दर्शन, न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया वो किसने किया था? गौतम ने। ठीक है, गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया। चारवाक आप देख ही रहे हैं भौतिकवादी दर्शन को। कपिल के द्वारा जो किया गया था वो सांख्य दर्शन को। जैमिनी के द्वारा जो किया गया था मीमांसा को। फ्रेंड, मीमांसा जो था वो वेदों के कर्मकांडी पक्ष पर आधारित था, और आपका उत्तर मीमांसा वेदों के जो ज्ञान मार्गी पक्ष पे संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रेरणता है कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है? मीमांसा के जो प्रेरणता है वो कौन है? जैमिनी है। ठीक है, जैमिनी जो है वो कणाद के प्रेरणता है, और जैमिनी जो है वो मीमांसा के प्रेरणता है। और फ्रेंड, ये जो कणाद है, फ्रेंड, कणाद के द्वारा भारत में परमाणु जो परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, परमाणु परिकल्पना का, वो किसके द्वारा किया गया था? कणाद के द्वारा किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से हमने जो गुप्त काल से और गुप्तोत्तर काल से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं हमने उनको पार्ट 2 में डिस्कस किया। हमने एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश की आप लोग के सामने। फिर हम इसी संबंधित जो और भी प्रश्न पूछे गए हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।